एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। समा की खुसूसी नशरियात इस वक्त जारी है। अमन के हवाले से मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं। बड़ा अहम दौर हो रहा है, बड़ी अहम ये तारीख लिखी जा रही है, जिसके हर एंगल के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई अच्छी डील लेकर ईरान और अमेरिका अपने अपने मुल्कों में जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर खुदा न खास्ता ये मामलात उस तरह से फाइनलाइज नहीं हो पाते तो फिर क्या होगा। क्या दोबारा हम सिचुएशन को उसी तरफ जाते हुए देखेंगे जहाँ अब से 3 दिन पहले तक हालात और मामलात थे, और क्या ये दोनों ममालिक इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह की तबाही, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हमने ईरान में देखी, उसी तरह की माशी तबाही, माशी हालात फिर अमेरिका को भी इससे मुतासर होना पड़ा है। तो अफसार साहब, ये तो हम मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं और होप और उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा निकलेगा। जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, सारी दुनिया की नज़रें हैं, लेकिन अगर आप इसको हाइपोथेटिकली सोचें, अगर इससे नहीं कुछ निकल पाता, देन फिर आप कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं ईरान को, कहाँ देख रहे हैं आप अमेरिका को। इसराइल की तो फिर बल्ले बल्ले हो जानी है, क्योंकि वो तो यही चाह रहा है। देखिए, ये सवाल बहुत ख़तरनाक है और मैं इस पर नहीं सोचना चाहता एज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड एज अ पाकिस्तानी और मुसलमान। आई थिंक कोई भी नहीं सोचना चाहता, क्योंकि ये खुदा न खासा ये हुआ ना, सबसे ज़्यादा नुकसान इसका मुसलमान ममालिक को होना है। और मुसलमान ममालिक पहले खलीज के और फिर पाकिस्तान भी, और ईरान भी ज़ाहिर है उसमें, तुर्किया भी होगा, मिस्र भी, उसको भी। उसके बाद ये खुदा न खासा जंग बहुत बढ़ सकती है। तो वर्ल्ड वॉर 3 इसको ऐसे नहीं कहा जा रहा, और वो फिर हॉर्मुज़ खुलेगी नहीं तो पूरी दुनिया सफ़र करेगी, लेकिन डायरेक्ट जंग जो है ये मुसलमान मुल्कों में हो जानी है और इसराइल का एजेंडा कंप्लीट हो जाएगा। इसराइल ये चाहता है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें जितना भी टाइम लगे, और अभी आप ब्रेक में बात भी कर रही थी कि कुछ चीज़ें आ नहीं रही इतनी तेज़ी से। मैं देख रहा था वेस्टर्न मीडिया को बड़ा मसला हो रहा है ना, और उन्होंने स्टोरीज़ की हैं इसके अराउंड कि यहाँ से हम आ गए हैं पूरी दुनिया से और हमें कोई खबर ही नहीं मिल रही। बोर्ड आउट ऑफ माई माइंड किसी एक जर्नलिस्ट ने कहा है, और उसने कहा है, और इतना बहादुर जर्नलिस्ट है, उसने कहा मेरा नाम ना कोट करें, ठीक है, और कह रहा है बोर्ड आउट ऑफ माई माइंड। बंदा पूछे, जंग रुकवाने की कोशिश हो रही है, इतनी नाजुक ये निगोसिएशंस हैं। अगर मुझे भी, मेरा भी दिल करता है, खैर दिल करे ना करे, मुझे तो इन्होंने मिनिस्ट्री ने वहाँ पे बुलाया ही नहीं है, इस बोर्ड उसमें वेन्यू पे भी नहीं बुलाया, तो खैर वो कोई मसला नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या करें, इनको ले जाके वहाँ बिठा दें कि नेगोशिएशन, इधर वो बैठे, को अखाड़ा है, कोई वो मैच हो रहा है कि आप इधर से आप बैठे सहाफ़ी और इधर से दूसरे सहाफ़ी बैठे और देखें, लाइव कवरेज करें। ऐसे तो नहीं हो सकता। अभी ये जंग हो रही है ना, मैं आपको अमेरिका की और इजराइल की एग्जांपल दे रहा हूँ। ईरान को आप छोड़ दें, कहते हैं ना ईरान में तो जमहूरियत ही सही तरह से नहीं। अमेरिका में कोई खबर जंग के बारे में पेंटागन की क्लियरेंस के बगैर कोई मीडिया जो है वो जारी नहीं कर सकता, नहीं की। इसराइल में एक खबर आप बता दें, उनके यहाँ वहां से डेथ की अभी आई है आखिर में जाके कुछ, उससे पूरे 40 दिन जंग जारी रही, कितने दिन वहां से खबर। इसराइल में इजाजत ही नहीं है कि आप उस जंग की जो वो जारी करता है उनके वजारत दफा, वो सिर्फ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो ऐसा एक मसला, एक चीज है, नाजुक मरहला है और नाजुक ये बातचीत हो रही है, जिसकी सेंसिटिविटी को सहाफ़ी को खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया है कि अभी भी इसके बावजूद भी देखे वेस्टर्न मीडिया किस तरह से और इसराइल के उस प्लान के तहत सबट्रैच करने की कोशिश कर रहा है इस पीस प्रोसेस को, और तमाशा लगा हुआ है। ये तमाशा तो कोई नहीं है। हम मीडिया देखिए, मीडिया फ्लरिश करता है जंग में और अनरेस्ट में और एजिटेशन में, वायलेंस में, लेकिन हमें सिर्फ अपने फ्लरिश करने के लिए दुनिया को जंग में नहीं धकेलना चाहिए। और पाकिस्तान का अफसार साहब जो ये सबसे अच्छी बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान का अपना मौकफ भी यही है और बड़ा हाई ऑफिशियल्स का ये स्टेटमेंट है कि हमें हेडलाइंस से मतलब नहीं है कि हेडलाइंस क्या बन रही है, हमें मतलब है इस चीज से कि जब एक कॉज के लिए हम बैठ गए हैं तो उसका रिजल्ट निकले, और प्रेशर नहीं लेना चाहिए, नहीं प्रेशर लेना चाहिए इस बात का। बिल्कुल ऐसा वेस्टर्न मीडिया लगा हुआ है ना, नहीं हाँ जी, कि नहीं आ रहा, क्यों नहीं याद करवाएं कि अभी आपने जंग की कवरेज की है, अपने अपने मुल्कों में बताएं कहां से इजाजत। और हमें तो वैसे बहुत सारी चीजों में आदत है, हम बहुत बड़ा एक पॉज आता है, फिर हमें पता चलता है अच्छा ये हो गया, वो इलेक्शन देखें, बाकी चीजें देखें, तो हमें तो इस चीज की बड़ी आदत है। जमील साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं एक बार फिर, थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ साथ हारिस नवाज साहब आप भी साथ मौजूद हैं। जमील साहब, जो बात इस वक्त अफसार साहब कर रहे हैं, हम इस प्लेटफॉर्म से और इस बड़े ही
ये कह लीजिए कि एक बहुत अच्छे उसमें हम अपने आप को ये समझते हुए ये बात करते हैं कि हमें इस सेंसिटिविटी का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि ये क्या मरहला है, किस तरह का मरहला है कि जहां पर हम जो भी बात करें वो बड़ी कैलकुलेटेड बात हो और बड़ी मोतबर बात हो। आप समझते हैं कि इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया का किरदार जिसकी निशानदेही कर रहे हैं अबसार साहब, ये वो स्पॉइलर के हाथ और कान और आंखें सब कुछ बने हुए हैं और वो बिल्कुल ही उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्या मामलात को खराब करवाना चाहते हैं? देखिए, वेस्टर्न मीडिया का आपसे ज्यादा और अबसार साहब से ज्यादा और कौन जानता होगा। जो हमें थोड़ी बहुत मालूमात है उसकी कि वेस्टर्न मीडिया एक बाइस्ड मीडिया है। आप देखें कि पूरी ईरान की भी जो कवरेज हुई है उस लिहाज से भी आप देखें, या जो फलस्तीन की कवरेज, जो गाजा की कवरेज हुई है उसको सामने रख लीजिए, तो वेस्टर्न मीडिया का आपको अंदाजा हो जाएगा और उस पर गलबा किसका है, खासतौर पर अमेरिका में। वो उसमें अगर आप जो हमें समझ में आता है वो कि इजरायली लॉबी का एक अच्छा खासा असर सूख है मीडिया पर, जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट पर, जैसा कि पेंटागन पर, जैसा कि व्हाइट हाउस पर, इसी तरह बाकी भी। तो वो तो चले अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ मामला हैं कि वेस्टर्न मीडिया वो जहां जहां उनके व्यूअर्स हैं उनको भी अंदाजा हो गया है कि इस वक्त किस सिंसियरिटी के साथ इस पर काम हो रहा है। और अंदाजा किस तरह हुआ होगा, क्योंकि उनको इसका दर्द महसूस हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने का दर्द पूरी दुनिया में महसूस हुआ है। और ये अगर थोड़ी बहुत भी दानिशमंदी रखते हैं, जो शाम को सिर्फ जाके पबों पर नहीं बैठते हैं, जो कि टोटल रेड नेक फार्मर्स नहीं हैं, उनके अलावा तो लोग समझते हैं ना कि क्या हो रहा है और उसके क्या मजमरात होंगे अगर ये मामलात, ये मज़ाकरात अगर कामयाब नहीं हुए और दोबारा जंग उसी अंदाज में छिड़ गई और दोबारा वही मामलात शुरू हो गए, तो उसके मजमरात तो और ज्यादा खतरनाक होंगे। तो क्योंकि हर एक शख्स इसमें स्टेक होल्डर है, लिहाजा उनके व्यूअर्स भी इस चीज को जरूर समझेंगे, जानेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी व्यूअरशिप भी उसमें भी मेरे अंदाजे के मुताबिक कमी आ जाएगी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान का रवैया। पाकिस्तान बिलीव करता है और जो पाकिस्तान ने साबित किया है, जो सिंसियरिटी का मुजाहरा किया है इस पूरे मामलात में, जिस डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है इस पूरे मामलात में, जिस मल्टी डायमेंशनल मल्टी लेयर डिप्लोमेसी के साथ पाकिस्तान चला है, उसके नारे अब ईरान में लग रहे हैं, उसकी बातें पूरे खलीज में मां सिवाय एक कंट्री के उसके मामलात उसके एक पजीराई हो रही है। तो जब ये चाइना को देख ले, बाकी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, तुर्की हो गया, इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आप बताएं कि किस वेस्टर्न कंट्री के सरबराह ने या किस वेस्टर्न कंट्री के किसी पॉलिटिशियन ने इस मुज़ाकरात की मुखालफत की है? वहां से वाय खैर चले, इजराइल तो वेस्टर्न कंट्री नहीं है, उसके हवारी तो है, लेकिन किसी ने नहीं मुखालफत की है। तो इस लिहाज से सारों का इंटरेस्ट इसमें मालूम, पाकिस्तान कंपोजर के साथ चलता है। पाकिस्तान ने यही किया 71 में भी, यही किया 88 में भी जब जनीवा अकॉर्ड हुआ, और 71 में जब अमेरिका और चाइना का मिलाप हुआ, और इसी तरीके से जब दोहा हुआ उसमें भी हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी के साथ इसी तरह किया। तो इसमें अगर कुछ ताखीर हो भी गई, क्योंकि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने कहा कि, और सुबह भी मैं ये बात करता रहा हूं कि इसमें इस मामले को इस एक फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके आना है, ताकि ये मामला जिस नहज पर पहुंच गया था उस नहज पर दोबारा ना पहुंच सके। वो रात तो देखें किस किस्म की रात थी, जब सब लोग दम साथ के बैठे थे, और जब एक तहजीब के फना होने का अल्टीमेटम करीब आ रहा था, और ऐसे में वो ट्वीट उभरा वजीर आजम पाकिस्तान का, और दुनिया ने सांस लेना शुरू जा रहे थे कि बस 1 घंटा रह गया, 2 घंटे रह गए, वो जो उनकी एक लिमिट है वो खत्म होने वाली है। और फिर उसके बाद एग्जैक्टली 90 मिनट्स पहले कि जब वो अल्टीमेटम था खत्म होने वाला था, और उसके 90 मिनट्स पहले वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का वो ट्विटर पैगाम, एक अमन का पैगाम लेकर, और एक समझ लीजिए पूरी दुनिया की सांस में सांस आई थी, वो एक ऐसा उनका ट्विटर पैगाम था जिसने बहुत ज्यादा ट्रेंड भी किया, और उसको कुछ ही लम्हात में नंबर ऑफ पीपल उन्होंने ये ट्विटर पैगाम, एक्स पैगाम उनका देखा भी। हारिस नवाज साहब, सर आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को, और ये जो एक कह लीजिए कि शायद एक पैनिक किसी सिचुएशन वेस्टर्न मीडिया में या वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त की एक खामोशी, और हमें तो इस सिचुएशन का इसलिए भी अंदाजा था
कि जब तक हमारे पास कोई मुस्तनद इत्तलात, जब तक हमारे हाई ऑफिशल्स की तरफ से कोई सरकारी डॉक्यूमेंट या सरकारी इत्तला नहीं आ जाती, तब तक हम बड़े सुकून से, हमें पता है कि ये सुकून के लिए ही, ये पीस के लिए ही, अमन के लिए ही मामला हो रहा है। लेकिन अब ये वेस्टर्न मीडिया थोड़ा सा इसमें जो है वो पैनिक का शिकार दिखाई देता है, ऐसा क्यों सर? देखें, बात यह है कि ये एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। बहुत मुश्किल से पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करके, मिलिट्री डिप्लोमेसी, फील्ड ऑफ मार्शल सैयद समनी ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, ऑनेस्टली लोगों को पता नहीं कि इसके पीछे कितनी एफर्ट हुई है लास्ट में 2 नाइट्स के अंदर के किस तरह बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप से, फिर उसके वाइस प्रेसिडेंट से, ईरानी एम्बेसी से, फील्ड मिनिस्टर के कॉन्टैक्ट रहे हैं, कम्युनिकेशन हुई है। और फिर लास्ट शेपर्ड में आपने भी बताया 90 मिनट्स पहले जो ट्वीट हुआ उसको किस तरह एक्सेप्ट किया गया। दुनिया इतने बड़े तबाही के दहाने से बिल्कुल ऑनेस्टली वापस आई और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान को जाता है। लेकिन इसके साथ अब प्री मैच्योर एनी इंफॉर्मेशन इस जो है ना, ये डेंजरस है, ये नहीं होने चाहिए। और देखिए अभी भी टीवी पे चला है कि उनकी दोनों की मुलाकात हुई है, 1-to-1 मुलाकात हुई है, कम्युनिकेशन हुआ है। अब इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन देगी, दैट शुड वेट फॉर इट एंड दैट इज व्हाट शुड बी पास्ड ऑन। अननेसेसरी ये रूमर्स, फेक न्यूज, ये गड़बड़ करते हैं इस मौके पे। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने बार बार ये कह भी रही हैं और वी ऑल्सो फील स्ट्रांगली, आपके हवाले हमारे अपने भी जर्नलिस्ट हैं, नोबडी इज ट्राइंग टू प्रूव अननेसेसरी, ताकि इसको एक वक्त जो भी बात होती है जी। और जिस वक्त निकलती है इट विल बी नोन टू द होल वर्ल्ड। जर्नलिस्ट इसलिए आए हुए हैं, इंटरनेशनल को मिल जाएगी। हारिस साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कुछ घंटे देखेंगे जहां पर कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है तो शायद एक पैनिक मोड क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि 1979 से अब 2026 में हम बैठे हैं, ये कोई 46-47 साल का एक लंबा अरसा बनता है कि उसके बाद पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया कि इन दोनों ममालिक को एक साथ एक टेबल पर लेके बैठ रहा हो, दोनों वफ्द साथ मौजूद हों और यहीं पर ही फिर नेगोशिएशंस हो रही हो, यहीं पर ही बात हो रही हो। तो ये जितना लंबा पीरियड है, जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को नरम करने के लिए या जो हालात बने हैं उसको खत्म करने के लिए या देर पाम के लिए या मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अगर ये किया जा रहा है, तो फिर तो आई थिंक सो कि ये जो पैनिक मोड है उससे निकलकर जरूर इसकी संजीदगी को सोचा जा सकता है, अगर हम देखें कि ये कितना तवील सफर है जो यहाँ तक पहुंचा है। ये एक्चुअली रियलिटी में आना चाहिए। और देखें, दे हैव कम ऑल द वे, डेलीगेशन वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर डेलीगेशंस आई हैं और अमेरिकन की 70 की टीम है, टेक्निकल टीम भी हैं, वो भी आई है दोनों तरफ से, और वो बैठ के ज़ाहिर इट टेक सम टाइम एंड दे इफ दे हैव कम ऑल द वे फ्रॉम देयर टू इस्लामाबाद मींस दे लाइकली चांसेस कि ये इंशाल्लाह ये फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। इसलिए कि दे मस्ट ऑलरेडी डन देयर होमवर्क, करके आए हैं। और अब जब मुज़ाकरात होंगे, और मेरे ख्याल में 1-2 इरिटेंट्स के अलावा बाकी डूएबल हैं और वहाँ भी कहीं ना कहीं कोई ना हल निकल आएगा। इशू मेनली ज़्यादा होगा, एक है स्टेट ऑफ हरमूज के ऊपर बात होगी और एक मिसाइल कैपेबिलिटी के बात होगी। रेस्ट ऑल और मेरे ख्याल में डूएबल है, काफ़ी हद तक उसका मसला हो जाएगा। ये ही दोनों पार्टीज को बैठ के समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट सिंसियर रोल विद सिंसियरिटी के साथ। और पाकिस्तान ने इट्स नॉट कि ये 2 ममालिक से डील किया है, पूरे रीजनल कंट्री से डील किया है, उनको बड़ा रिस्ट्रेन किया है। अदरवाइज थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट टू द डिजायर ऑफ इजराइल। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार और डेफिनेटली सऊदी अरब का भी इसमें फिर बहुत बड़ा किरदार कि जब रिटेलिएट उनके ऊपर किया जा रहा था, उन्होंने यहाँ पर बड़ा रिस्ट्रेन शो किया। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था सऊदी अरब को, लेकिन वहां पर भी रिस्ट्रेन शो किया गया। आबिद साहब भी, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी भी वक्त की सर बेहद शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त हम इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद की जो फजा बनी है और इस्लामाबाद महवरे निगाह बना हुआ है, इस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। सर, आप क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? और एक और भी अहम मामला कि कल जिस तरह से हमने देखा
कि वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ारजा ने, कि मोर देन 50 कॉल्स उनको दीगर ममालिक की तरफ से आई, कि जहाँ पर हम देख रहे थे डेफिनेटली सारी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बड़ी परेशान थी। सबकी मईशत के हवाले से बहुत सारे सवालात थे। बहुत सारे सवालात ये भी थे कि क्या ये जंग जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। तो ये जो इतनी तवील कॉल्स और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को मुख्तलिफ ममालिक से आ रही थी, ये क्या अपना किरदार, अपना हिस्सा डाल रहे थे कि इस प्रोसेस में, अमन प्रोसेस में पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर रहे थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। इट्स अ प्रिविलेज। जी देखिए, क्योंकि आपको पता है कि इस रीजन में जो डायरेक्टली मुल्क इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो अफेक्ट हो रहे थे डायरेक्टली, वो कोई 17 के करीब थे। और जाहिर है फिर उसके साथ साथ उनकी बिल्कुल जो इकोनॉमी है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको ख़तरा था हिट होने का। क्योंकि देखें, जो गल्फ स्टेट्स हैं वो बहुत सारी जो हैं वो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। वहाँ पे जो अगर आप देखें तो जो बेसिक हाइड्रोकार्बन के अलावा या पेट्रो इंडस्ट्री के अलावा बाकी इंडस्ट्री नहीं है। सो एक तरह से वो उसी पे डिपेंडेंट हैं। और वो एक और उसके अलावा वो क्लेम करते हैं सारी की सारी कंट्रीज एक सिक्योरिटी और एक बहुत अच्छा एक एनवायरन और एक लिविंग एनवायरनमेंट देते हैं लोगों को, और एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे। तो ये सब कुछ जो था वो आप कहें कि एक तरह से बहुत ये सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था। और प्लस जो ये रीजन था ये इस स्टेज पे चला गया था, आप बेहतर जानते हैं क्योंकि न्यूज़ को कवर करते हैं, सारा दिन देखते हैं, कि इस स्टेज पे चला गया था कि जहां से एक इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाना था। और लग ये रहा था कि दुनिया की पहली मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन अरब वॉर शुरू होने को जा रही है, खुदा ना खास्ता, जो कि फिर एक पहले रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होगी और फिर उसके बाद क्योंकि इस रीजन के अंदर बाकी सुपर पावर्स भी सिचुएटेड हैं तो जी। फिर ये एक तरह से एक वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाएगी। तो स्टेज से जब आप वापस आए जी और जब आप इतने बड़े स्टेक्स हों और फिर जिस जिस कन्फ्लिक्ट के अंदर आपकी जो एस्केलेशन कंट्रोल ना हो, ट्रस्ट बिल्कुल ना हो, तो जाहिर है जी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। इसीलिए पाकिस्तान जो रोल अपना अदा कर रहा है, पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इन सारी कंट्रीज का ट्रस्ट है, पाकिस्तान ने ट्रस्ट अर्न किया है ओवर जी डिकेड्स, ओवर ईयर्स। तो इस वजह से वो जो जी, बिल्कुल बिल्कुल हर ऐसे मैं समझता हूँ कि कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान मेडिएटर का काम जी। कर रहा आबिद है साहब, मैं पहले कहती हूँ सर कि ये इवन। किसी ने ये ट्रस्ट हो गया, या ये क्योंकि ये बात ये भी हो रही है ना कि पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, बाकी कौन है, कहाँ पर खड़ा हुआ है कि जिसके पास जाकर दोनों ममालिक बैठ जाते हैं। तो पाकिस्तान को ये इज्जत किसी ने प्लेट में रख के नहीं दी सर, ये पाकिस्तान ने अर्न किया है। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से, और पाकिस्तान ने जो कुछ पिछले ट्रू। 1-1.5 साल में, वो चाहे आप सफारती सतह पर देख लें, चाहे आप जंगी हालात में, मामलात में देख लें, कॉन्फ्लिक्ट की सतह पर देख लें, तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्जत अर्न की है। जॉर्ज सलीम साहब भी एक बार फिर हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। जॉर्ज साहब, ये फरमाइए कि ये तो अंडरस्टूड है कि अब यहाँ से जो कुछ भी निकलता है, लेकिन हालात और मामलात वो जो 28 फरवरी से पहले वाले थे उससे अब मुख्तलिफ ही होंगे। क्या समझते हैं आप, कितने मुख्तलिफ होंगे? क्या कुछ नए एलाइज हम बनते हुए देख रहे होंगे, और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप समझते हैं कि फिगर पॉइंट्स पे हैं, जो अभी इस प्रोसेस के बाद ही हमें होती हुई नजर आएंगी? जी देखें, बिल्कुल, एक तो खैर इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा ही इवॉल्व कर रहे होते हैं किसी हद तक, लेकिन जब इस तरह के ट्रिगर पॉइंट्स, जिस तरह आपने कहा, एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से सही इस्तेमाल किया, और साथ ही कई बार इस तरह भी होता है कि कोई टिपिंग पॉइंट अगर रीच कर जाते हैं आप, तो फिर एकदम जो है ना वो जो चेंज है वो एक्सेलरेट हो जाती है, उसकी जो है ना मोमेंटम उसका बहुत बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ये एक ऐसा इवेंट है, क्योंकि और वो खुसूसन जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिसको आप कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स भी कह सकते हैं किसी सेंस में, या एटलीस्ट चीजें उधर जाने वाली थी, और खैर पाकिस्तान की जो बहुत ही आला जो है ना सफारतकारी की वजह से बिल्कुल उसकी तबाही के दहाने पे जो है ना वहां से हम मोड़ के तो मुज़ाकरात की मेज पे ले आए। लेकिन फिर भी जाहिर है कि जो दुनिया ने इस सारे एक्सपीरियंस में देखा, ये कोई छोटी डिस्ट्रप्शन नहीं थी, एक बहुत बड़ा शॉक था, एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। तो उसके बाद बिल्कुल एक्सेलरेशन होती है, थोड़ी सी जी रीओरिएंटेशन भी होगी, कई जो है बिल्कुल ताल्लुकात जो है उसमें रीएवैल्यूएट भी करेंगे, बहुत से मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जो है, या एक रीजन जो है वो देखेगा कि उस रीजन में दूसरी पावर्स का क्या रोल है। लेकिन कुछ चीजें मैं कहूँगा, देखें, मिसाल के तौर पे जो बेसिक आर्किटेक्चर है खलीज का,
जो उनका बेसिक डिफेंस का आर्किटेक्चर है, जो कि अमेरिका पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और वो कोई उसकी एक पूरी तारीख है। देखें, एक तरफ वो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट्स ही सारे, वो मुल्क जो हैं जीसीसी के जितने भी हैं सारे ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट से, सिवाय सऊदी अरब के। और सऊदी अरब ने मुआहदा किया था 1945 में, रूजवेल्ट और उस वक्त किंग अब्दुल अजीज के बीच में एक मुआहदा हुआ था जिसको क्विंसी पैक्ट कहा जाता है ना, वो एक बहरी जहाज पे ही हुआ था। तो उसके बाद से वो एक जो है ना, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक किस्म से अमेरिका ने ले ली थी। फिर ये जो 73 में बाकी सारे मुल्क आजाद हुए यूके से रफ्ते ग्रेजुअली, तो वो फिर उनकी जिम्मेदारी भी एक किस्म की वो फिर शिफ्ट हो गई यूके से अमेरिका की तरफ। इसलिए वो सारी मिलिट्री बेसिस जो हैं वो फिर मुआहदात उसके बाद हुए। और सऊदी अरब से तो दहरान का मुआहदा उस वक्त ही हो गया था 1945 में ही, उस बेस का। तो देखिए, अब वो जो आर्किटेक्चर है ना, जो दहाइयों पुराना है और उसकी पूरी तारीख है, वो ये तो नहीं है कि एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जो सिक्योरिटी है उसको वो मल्टी करना चाहेंगे। जिस तरह सऊदी अरब ने तो वो प्रोसेस थोड़ा सा शुरू भी किया पाकिस्तान के साथ, जो SMDA साइन किया उन्होंने, वो उसका एक शाखसाना है। इसी तरह यूक्रेन के साथ मुआहदात किए कुछ मुल्कों ने अभी जो है। तो बिल्कुल मजीद मुल्क जो है उसमें उनके साथ जो है ना लिंकेजेस इस तरह की बन सकती हैं डिफेंस कॉपरेशन की। फिर देखिए, पाकिस्तान का रोल जो है, जो कि एक नेट स्टेबलाइजर का इसमें आया, उभर के सामने आया, और खसूसन एक और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का भी पिछले साल, एक साल में खसूसन बहुत ही नुमाया हुआ है। तो उसमें उसके भी मौके हैं। और पाकिस्तान की भी बड़ी तारीख रही है ये GCC कंट्रीज के साथ डिफेंस कॉपरेशन की। सऊदी के साथ तो है, बाकी मुल्कों के साथ, इनमें से कई मुल्क, आपको पता है कि बहरीन की नेवी पाकिस्तान ने बनाई, UAE की एयरफोर्स पाकिस्तान ने बनाई थी। इसी तरह इन सारे मुल्कों के साथ इस तरह की तारीख है। तो उसमें फिर दोबारा से पाकिस्तान के जो है ना डिफेंस कॉपरेशन, उसमें एक जो है ना ज्यादा वुसअत आ सकती है। फिर साथ ही साथ कुछ और मुल्क भी हैं, जिस तरह तुर्किया है, जो पाकिस्तान के तुर्किया के साथ ही बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं, डीप रूटेड। और फिर पाकिस्तान और चाइना का जो इक्वेशन है, जाहिर है कि वो एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो वो सारे ये जो है ना फैक्टर्स ऑफ स्टेबिलिटी है। और साथ साथ हम इस एंगल के साथ हम स्पॉइलर को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हमने सुबह इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, उस वक्त हमने एक दूसरे स्पॉइलर की बात की थी, इंडिया की। और अभी मैं जब अपना एक्स देख रही हूँ तो मुझे मैं हैरान हूँ कि कल तक वो जो कुछ करते रहे और आज वो सारी चीज़ें हो गई जिसके बारे में बड़ी बड़ी खबरें दे रहे थे कि JD Vance नहीं आएंगे, ईरान का वफ्द पाकिस्तान नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। और आज जब सब कुछ हो रहा है तो आज भी वो किसी और ही टोन में है। हालांकि इस लेवल पे अगर आपको हजीमत का सामना करना पड़ जाता है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि खामोश ही रहे, लेकिन इंडियन मीडिया खामोश नहीं है। इस पर भी एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ट्रांसमिशन जारी है। एक जानिब मुज़ाकराती अमल हो रहा है, एक जानिब यहाँ हमारा पैनल बैठा हुआ है, यहाँ से हम मुख्तलिफ एंगल्स पर डिस्कशन हो रही है। क्या कुछ हो सकता है, यहाँ से क्या नताइज हम अखज़ कर सकते हैं, क्या कुछ निकल सकता है, क्या ये दोनों ममालिक जब वापस अपने अपने मुल्कों में जाएंगे तो क्या गेन करके इस्लामाबाद अकॉर्ड से क्या लेकर जाएंगे। अब यहीं पर ही हम ब्रेक से पहले डिस्कशन को इस नोट पर छोड़ कर गए थे कि जब हम वापस आएंगे तो हम दूसरे स्पॉइलर को ज़रूर उसका तस्करा करेंगे कि हमने देखा कल और परसों जब ऐलान हो गया, पाकिस्तान की तरफ से बता दिया गया कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे, मीडिएशन पाकिस्तान में हो रही होगी। तो फिर हमने इंडिया का वो किरदार देखा कि पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी ईरान की तरफ से तो कोई नहीं आ रहा, फिर उन्होंने बताया कि अमेरिका के JD Vance नहीं आ रहे, और फिर उसके बाद आज दोनों अल्हम्दुलिल्लाह वफूद यहाँ पर मौजूद हैं और एक तकरीबन 4 घंटे का जो मुज़ाकराती दौर है वो हो चुका है। अब यहाँ पर एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ये मामलात फाइनलाइज होंगे और अभी ये जंग को पॉज लगा है और पॉज लगने के साथ साथ जो आपनाए हुर्मुज़ खुलने की बात हुई, या वहाँ से अगर 7-8 जहाज भी एक वक्त में गुजरे हैं या जुज़वी तौर पर भी खुले हैं, तो वो जो माशी तौर पर सारी दुनिया को फ़ायदा होना है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होना है। लेकिन भारत अपने इस माशी फ़ायदे को और हर लिहाज से अमन को भी साइडलाइन करते हुए सिर्फ इस बात पर तलमिला रहा है कि ये सब कुछ पाकिस्तान क्यों कर रहा है। तो अबसार साहब आई थिंक इस मामले पर कुछ और सोचते हैं। नहीं, मैं अब बुग्ज़ और हसद की आपने मेंशन किया है ना इंडिया का, तो करने दें। वो कहते हैं ना कि दुश्मन आपका गलती कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। तो मैं तो, और मीडिया की एक बात याद रखिएगा, मीडिया की क्रेडिबिलिटी होती है सर। अगर वो ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, तो फिर मीडिया तबाह है। और मई में 2025 में जब जंग हुई है उसमें इंडियन मीडिया ने जो कुछ किया, उसने अपना मजाक खुद पूरी दुनिया में उड़वाया, हमने नहीं उड़वाया। उनकी एक सॉफ्ट पावर थी, मीडिया भी और फिल्में भी,
लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मूवीज बनाई हैं, जिस तरह वो फ्लॉप हुई हैं इंटरनेशनल सर्किट पे, और फिर ये जो मीडिया कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने, मैं उन्हें कोई मशवरा नहीं देना चाहता, इंडिया ने गलती जो इंडिया ने की वो हमें नहीं करनी चाहिए। इंडिया ने गलती ये की कि बजाय अपने मसाइल पे, अपने काम पे तवज्जो रखने के, उसने हमारे ऊपर तवज्जो रखी। ये ऐसे ही है कि कल हम बांग्लादेश या अफगानिस्तान के मसाइल को अब इतना बड़ा बना दें अपने लिए कि अपने मसाइल हमें ना पूछे। पाकिस्तान ने बड़ा एक डिग्निफाइड तरीके से, एक एलिगेंट तरीके से अपने आप को इंडिया की ये जो होती है ना छोटी हरकतें, उससे ऊपर रखा। खास तौर पे हमारी लीडरशिप ने, हमारे मीडिया को कभी कभार प्रॉब्लम होता है, और कुछ और लोग हैं जो मीडिया से लिंक्ड हैं, उनको शायद ये लगता है असल में वो लोग भी 80s 90s की दिहाई में रह रहे हैं। दुनिया बदल गई है। सोशल मीडिया, आप 4 मीम्स बनाते हैं, इंडिया का जो प्रोपेगेंडा होता है वो फारिग हो जाता है। तो अगर आप अपने टीवी चैनल्स को भी मजबूर करेंगे कि जैसे वो, मैं कुछ और कहने लगा, जैसे वो छोटी हरकतें कर रहे हैं आप भी करें, तो मेरा ख्याल है हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आपको ये भी बताऊं, कुछ सालों पहले तक पाकिस्तान के मीडिया पे, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सोसाइटी में इंडिया वाज नेवर अ सब्जेक्ट। किसी इलेक्शन में इंडिया हमारे यहाँ इशू नहीं बना। उनके यहाँ, उनके सालन में नमक कम हो जाए ना, तो वो पाकिस्तान से लेके, हम उनके हवास पे छाए हुए हैं ना अगर, तो हमें अपने हवास पे नहीं छोड़ते सर, हमें अपने पकड़ लेते हैं, ये भेजा स्पाई करने के लिए। हमें अपने हवास पे इंडिया नहीं तारी करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, अब छोटा मुल्क होना ये वो सब छोड़ दें। अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत दी है, मिडिल पावर बन गए हैं हम। अब उसको संभालें, उसको आगे लेके जाएं, और उसमें इंडिया को एक मुल्क, एक अलग मुल्क समझें, एक जैसे अनदर कंट्री है वो, कि जी वो ये हमने उसको नीचा, वो नीचा खुद ब खुद ही जा रहा है, देख रहा है। जी बिल्कुल, हमें उसको, सर नेबर है ना, बराबर में ही है बिल्कुल। और हम जानते हैं कि जब इतनी हजीमत होती है तो फिर कुछ ना कुछ कोशिश करने अगर हम तालिबान हुकूमत से मुकाबले में पड़ जाए हर वक्त, तो और हर वक्त उसका यह टॉपिक पे वो ये कर दिया तो वो कर दिया, तो हम अपना लेवल नीचे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका लेवल अप नहीं करते। इंडिया ने अपना लेवल गिराया, हम छोटा मुल्क थे, हमने हमेशा अमन के साथ रहने की कोशिश की उसके साथ। अब अगर हम यही काम करेंगे ना कि इंडिया सेंट्रिक हो जाएंगे, और देखो जी इंडिया का मीडिया क्या कर रहा है, खुद मजाक बन गया है। बिल्कुल ऐसा ही अपने मुल्क में भी अब तो मजाक बन गया, पूरी दुनिया में, तो लेट देम एंजॉय। जमील साहब, वैसे ये जो बात कर रहे हैं तो मुझे भी याद आया कि कराची के हालात एक वक्त में हुआ करते थे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट, PMLN की गवर्नमेंट आई, फिर हमने देखा कि कराची में अमन के हवाले से काम होना शुरू हुआ, और फिर एक कराची में देर पा अमन हमने फिर देखा भी। अभी रिसेंट पास्ट में इंडिया की एक मूवी आई, और धुरंधर गालिबन उसका नाम, और उसमें उन्होंने कराची में अमन का भी क्रेडिट अपने आप को ही दे दिया कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने अमन के लिए काम किया, और फिर उसके बाद कराची में अमन करके चले गए। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप, ये जो इस्लामाबाद एकॉर्ड्स हो रहे हैं, यहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या समझते हैं किस नाम से इंडिया अब अगली मूवी बनाने की कोशिश करेगा, और फिर यहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को हिस्सेदार बनाकर बताएगा कि देखें ये भी हमने ही करवाया है, क्योंकि फिल्मी दुनिया में रहते हैं ना वो। जमील साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। आबिद साहब, आप अगर मेरा सवाल सुन चुके हैं। जी जमील साहब, ठीक, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। अंदाजी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके सिलसिले में अगर आपने इस चीज की गहराई में अगर हमने वजाहत की इसकी, तो ज्यादा बेहतर रहेगा चंद सेकंड में। वो इसमें एक रिलीजियस फ्रीडम और कमीशन की रिपोर्ट, एक नहीं ये 3 है अमेरिका की, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके मीडिया पर RSS और BJP कितनी असरअंदाज होती है इंडिया में, और इंडियन हुकूमत भी असरअंदाज होती है। और जब इंडियन हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी में जरासीम आ जाए RSS के, हिंदुत्व के, तो फिर उसके साथ साथ मीडिया में भी आ जाते हैं। और उसी की वजह है कि BBC ने जो क्रिटिसाइज किया है चंद दिन पहले कि वो जिस हिसाब से उनकी फॉरेन पॉलिसी वीक हुई है, जिस हिसाब से इंडिया जो है ग्लोबल स्टेज पर डाउन हुआ है, बिल्कुल ठीक। आप सर, आपकी आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रही है, राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। अब आबिद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? वैसे बात सही है,
कि अगर आपका दुश्मन वो चाहे साइज में बड़ा हो, उसकी आबादी ज़्यादा हो, उसकी मईशत भी ज़्यादा हो, लेकिन हरकतों में छोटा हो, तो फिर हम छोटे दुश्मन के छोटे लेवल पर आके तो हमने उससे मुकाबला नहीं करना। लेकिन ये इट्स फॉर फन, ये हम तो इंडियन मीडिया को अब एक फ़न के तौर पर ले रहे होते हैं, हम इंजॉय कर रहे होते हैं उनकी हरकतों को देखकर। तो क्या समझते हैं आप, अब ये जो इतनी बड़ी ये तारीख साज इस वक्त एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान में, तो फिर यही यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपनी फिल्मी दुनिया से क्रेडिट लेने की तो कोशिश करेंगे? क्या सजेस्ट करते हैं आप, क्या समझते हैं आप, क्या मूवी का नाम होगा, कैसी मूवी बन रही होगी? जी देखें, ये जैसे अफसार साहब ने भी बड़ी बिल्कुल सही कहा कि जब आपका दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो आप उसको करने दें, रोके मत। और हम भी देख रहे हैं जी कि वो ये जो सॉफ्ट पावर वाली अपनी गलतियां कर रहे हैं, तो लेट देम डू दैट, क्योंकि सारी दुनिया इस पे हंस रही है। देखिए, जिसकी आपने बात की कि दुश्मन बहुत बड़ा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको मरगूब कर ले या आपको ओवरवेलम कर ले। इसको जब बड़ा दुश्मन हो, उसके पास ताकत बहुत ज्यादा है, उसके पास जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा आपको, तो इसको गोलियत कर्स कहते हैं। यानी वो जो डेविड था बहुत छोटा सा और गोलियत बहुत बड़ा था, लेकिन डेविड ने उसकी जो वीकनेस थी वो देख के उसको हरा दिया। तो अब ये देखिए, ये बेसिकली ये जो इशू है इनका, ठीक। कि ये क्यों मिस रिपोर्टिंग करते हैं, जी। क्यों डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, क्यों फॉल्स फ्लैग्स क्रिएट करते हैं, क्यों फॉल्सहुड पे बिलीव करते हैं, और यहाँ तक हद चली गई है कि जो स्टेट क्राफ्ट है वो भी झूठ पे मबनी है। उसकी रीजन ये है कि देखिए, जब इन्होंने अपनी सोसाइटी जी। को ट्रांसफॉर्म करना था, एक्सट्रीम राइट पे लेके आना था, तो दो चीजों की जरूरत थी। एक, इनको आइडियोलॉजी देनी जी। थी, वो इन्होंने दे दी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, जो सरवरकर ने दी 1923 में। आपको याद होगा उसने जी। किताब लिखी थी, प्रॉब्ली नाम था उसका, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। फिर दूसरा जो इनको चीज चाहिए थी, वो एक परमानेंट दुश्मन चाहिए था। उस वक्त तो क्योंकि सारे इकट्ठे रहते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा शुरू हो गई थी ये बात कि जी मुसलमान जो हैं हमसे डिफरेंट हैं, ऑल दैट। और फिर पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन गया तो एनिमिटी, ये कोई देखिए 65 की बिल्कुल वॉर से ठीक। ही हमारे दुश्मन नहीं है। 48 में इन्होंने हमारा सारा पानी बंद कर जी। दिया था, जिससे पंजाब में कहत आने लगा था, बिकॉज बिल्कुल ऐसा ही जो है, बिल्कुल नहरें ऐसा ही इधर है की सर। वापस जगह आते हैं, पर वैसे अभी कुछ डिस्कशन मैं चाह रही हूँ कि इंडिया की जरा ये जो अभी बॉडी लैंग्वेज भी है ना, ये मुलाकातें हुई, गो के अब 5-6 घंटे गुजर गए इस बात को, जो मुलाकातें हुई उसमें जो कुछ ड्रेसिंग सेंस के हवाले से भी बात हो रही है, कुछ टाइज के हवाले से भी बात हो रही है, टाई के कलर्स के हवाले से भी बात हो रही है, कि ये भी बड़ी मैसेजिंग होती है इस तरह के इवेंट में। तो इस बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर हम मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर रहे हैं और स्पॉयलर्स की बात हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त इस सारे प्रोसेस को ख़राब करवाना चाहते हैं। तो पहले तो एक मीडिया के थ्रू एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी। इंटरनेशनल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, वेस्टर्न मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अब नेतन्याहू उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है और अब वो खुद इंटरवीन कर गए हैं, वो खुद डायरेक्ट आ रहे हैं और अब वो हार्ड लाइन लिए हुए हैं और बड़े सख्त स्टेटमेंट्स मुसलसल दे रहे हैं। जैसे कि अभी ताज़ा उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो प्रोसेस है इस वक्त वो होता रहे, लेकिन जंग खत्म नहीं होगी। और वो ये भी वो इस चीज का प्राइड ले रहे हैं कि ये जंग हमने शुरू की, हमले हमने शुरू किए, तो इसको खत्म भी हम ही करेंगे। लेबनान के हवाले से भी वो ये कह रहे हैं कि 5-10 किलोमीटर का जो एरिया है वो उन्होंने कब्जे में ले लिया है। तो अब यानी इस सारे प्रोसेस की संजीदगी का, इसकी हसासियत का, इसकी नौयत का अंदाजा इस तरह से होता है कि एक मुल्क का वजीर आजम, वो वजीर आजम या वो मुल्क जिसने इस सारे खित्ते में, इस रीजन के अंदर इस जंग का आगाज किया, जो फलस्तीन में पिछले 2-2.5 साल से जो कुछ कर रहा है, आज अब वो खुद इंटरवीन कर गया है कि किसी भी तरीके से इस प्रोसेस को खराब किया जाए। बिल्ली आ गई है थैले से बाहर। हाँ, बिल्ली क्या, बिल्ला आया हुआ है और काफ़ी अरसे से आया हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस सिलसिले में कोई बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। अगर ये दोनों साइड्स कुछ किसी मामले पे पहुंचे, जो खबरें आ भी रही हैं कि कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें तो एग्री कर भी गए हैं, लेकिन कुछ अभी रहती हैं। और दूसरा, पाकिस्तान ने जो अपना मिलिट्री मसल शो किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल कोई इससे ज़्यादा एडवेंचर कर सकता है जितना वो कर रहा है, वरना चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और लेकिन एक चीज़, आप मेरा ख्याल प्रोग्राम आप वाइंड अप कर रही हैं ट्रांसमिशन, एक बात मैं करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो, कि जो एक बात हमें करनी चाहिए और एक्नॉलेज भी करनी चाहिए, कहनी भी चाहिए कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री जो है, क्या कहना चाहिए, इख्तलाफात कह लें या जो वर्किंग रिलेशनशिप है, वो माजी में हमने देखा बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं। लेकिन पिछले कई सालों से ये बात है कि बहुत जेन्युइनली
जेन्युइनली एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं। ये नहीं है कि मजबूरी है किसी तरफ की हाँ। और मुल्क के लिए कर, मफाद क्या है कि मुल्क आगे जाए। ठीक है, उसमें हर एक का अपना अपना भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले ये होता था कि अगर कहीं कोई ताउन होता भी था तो उसके पीछे कुछ ना कुछ और अपने मफादात हुआ करते थे। अभी ये मुझे इस बात की इतनी खुशी और तसल्ली होती है कि जब मैं देखता हूँ कि एक तो जेन्युइनली इज्जत करते हैं एक दूसरे की और जेन्युइनली कोऑपरेट कर रहे हैं पूरे के पूरे इदारे, जिसके सम्राट फिर हमें नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली और Last comment, जिसका सम्राट नजर वाकई आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह फार रीचिंग है और आएंगे और अगर हम इसी रास्ते पे इसी चलते रास्ते पे अगर हम चलते रहे। जमील साहब, लास्ट कमेंट सर।